ये हो गया, क्या हो गया, नॉन आइसोटॉपिक। ठीक, अब इसके कारण हमें क्या निकालना है, रेडिएशन। अभी देखो, अगर एन आइसोटॉपिक सोर्स के कारण आपको रेडिएशन फील्ड पता है, तो आप एन नॉन आइसोटॉपिक सोर्स, नॉन आइसोटॉपिक अरे सिस्टम के कारण रेडिएशन फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न। ये क्या बोलती है कि अगर आपने एन नंबर ऑफ नॉन आइसोटॉपिक सोर्स इन अरे सिस्टम अरेंज किए, अरे में अरेंज किए, तो इसके कारण फील्ड क्या होती है, नंबर वन, द फील्ड ड्यू टू द वन एलिमेंट, द फील्ड ड्यू टू द वन एलिमेंट जो आपने लगाया है, उसके एक एलिमेंट के कारण फील्ड मल्टीप्लाई बाय द फील्ड ड्यू टू द नॉन आइसोटॉपिक सोर्स, जिसे आप इसकी जगह रिप्लेस कर दें ड्यू टू द आइसोटॉपिक सोर्स। ठीक है, पैटर्न ऑफ आइसोटॉपिक सोर्स। मगर अगर आप इसकी जगह ये एज्यूम करके चले ये है ही नहीं, मतलब सर एक नॉन आइसोटॉपिक, मतलब एक नॉन आइसोटॉपिक, बाकी पैटर्न ऑफ आइसोटॉपिक सोर्स, तो उसका फील्ड क्या होगी उस पर रख दें। ठीक, तो ये आ जाए। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने क्या करा कि मैंने 4 क्या ले लिए, λ/2 लेंथ के एंटीना ले लिए। ठीक है, तो मुझे एक λ/2 के कारण फील्ड पता है E1। ठीक है, और मुझे पता है कि 4 आइसोटॉपिक सोर्स को मैं अरेंज करता हूँ, तो उसके कारण एक फील्ड में निकालता, तो वो फील्ड कुछ ना कुछ E2 आती है। तो मुझे चाहिए इन 4 को λ/2 को मैंने अरेंज किया, तो 4 ऐसे अरेंज कर लिए कितनी डी डिस्टेंस पे। तो ये नॉन आइसोटॉपिक, ये नॉन आइसोटॉपिक। नॉन आइसोटॉपिक मतलब कोई भी एंटीना है, कोई भी एंटीना उसका अरेंज, मतलब मैं चाहूँ यागी लगा दूँ, एक लगा दिया, उसके डी डिस्टेंस पेपर लगा दिया, फिर पेपर लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइसोटॉपिक। और उसके कारण फील्ड पूछ ली, तो याद उठा कि एक के कारण फील्ड लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट आइसोटॉपिक। पता कैसे चलेगा नॉन आइसोटॉपिक मतलब क्या यादी उड़ावी कैसी होती है फिर? इतना हाई फाई नहीं जाते हैं सर, नॉन शॉर्ट आइसोटॉपिक डायपोल या हाफ डायपोल से ही जाएंगे, इसका मतलब 4.0 से 2.0 से वो सही होगा। बस उससे ही जाएंगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतना हाई फाई नहीं जाते कि रेडिएशन फील्ड किसी भी एंटीना की तुम्हें निकाल जिस दिन रेडिएशन फील्ड किसी भी एंटीना की एंटीना की मात्रा क्या है। ठीक है, रेडिएशन फील्ड क्या हो जाएगी, E1 क्रॉस पैटर्न। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अगर मैं एंटीना के पैटर्न में बात करूँ, मुझे पता है कि हाफ वेव डायपोल के कारण रेडिएशन फील्ड ऐसी होती है, और मुझे पता है कि 4 आइसोटॉपिक एलिमेंट के कारण रेडिएशन फील्ड कैसी होती है, इस तरह। तो टोटल रेडिएशन फील्ड अब इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये एक के कारण और ये इसके इक्विवेलेंट आइसोटॉपिक फॉर्म। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसा आ जाएगा रेडिएशन फील्ड। ये हो गई, किसकी बात हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इसमें एंगल वाली टर्म आएगी तो एंगल दोनों के ऐड हो जाए। एक का अगर एंगल θ1 है फेज, और दूसरे का फेज फुल फेज चक्कर आ रहा है θ2, दोनों के एंगल ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं 4 शॉर्ट डायपोल रख दूँ, तो आप एक शॉर्ट डायपोल के कारण फील्ड लिख दोगे यहाँ पर, जो आपने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और इंटू आप 4 के कारण डेरिवेशन कर लोगे आइसोटॉपिक। डेरिवेशन आपको किताब में दिए हैं, आप करना कोशिश करना है ना, कोशिश करना। 2 के कारण सिंपल था, देखो एक कंसेप्ट है जिससे 2 हैं। ठीक है, अगर 2 इन दोनों को मैं ओरिजिन पे मानता हूँ, और P पॉइंट पे मैं एक P पॉइंट ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा ये। ठीक है, फेज डिफरेंस जाई होगा, तो फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैं इसका पार्ट डिफरेंस निकालूंगा। पार्ट डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, ये आपको डिफरेंस दी है, और ये एंगल कितना है, ठीक है, ये डी कॉस थीटा लिख दिया। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस इन टर्म ऑफ द लेमडा की टर्म में कितना होगा, मैं लेमडा से डिवाइड कर दूंगा,
कितने लेमडा इस पाथ में इंक्लूडेड है, ये पार्ट डिफरेंस इन लेमडा में जाएगा, ये लेमडा का 3 टाइम्स से 4 टाइम्स। अब ये फेज डिफरेंस निकालना, तो लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल फेज कितना होता है 2 पाई, ठीक है ना। और ये लेमडा का फ्रैक्शन है, हो सकता है 2 लेमडा 2 हो सकता है 3 हो, तो इसको मैं कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई का ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फेज निकल। अरे ये क्या हो गया, पाथ हो गया एल, इस पाथ को मैं लेमडा की टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, तो लेमडा मुझे पता लगा कितने लेमडा है 2 लेमडा, एक लेमडा के इक्विवेलेंट कितना फेज होता है, ये कितने लेमडा है कितने फेज हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो मैं इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा जो इंटेंसिटी E1 है, और इलेक्ट्रिक पावर ये ओरिजिन पे है, तो मैं से जे प्लस सेकंड को क्या लिख सकता हूँ E1, अभी E2 मानता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ड्यू टू द पाथ डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस आ गया, दैट इज कॉल्ड द जाइंट। मैं तो लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस जे ऐसे लिखूंगा। थर्ड आ जाएगा सेम डिस्टेंस पर E3 फुल जाइंट, मतलब ये वाला करा फोर्थ आएगा राइट हैंड हाँ ये वाला एन टाइप, ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है कर लोगे इसको ऐसे इधर सर ट्रैवलिंग एंटीना है क्या सर आरजीबी में बच्चे कीजिए एक बार आया होगा। अब ऐसे तो और 10% हम आपकी तरफ और सेक्शन रहता है, 10% ज़्यादा 10% और सेक्शन मतलब टोटल में से 10% पार्ट आपका पेपर का ऐसा रहता है कि वो कुछ नया कुछ अलग चाहते हैं कॉमन है ना। 8 में से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 8 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे आते हैं कि थोड़े से अलग हटके रहते हैं, नया कुछ तभी में इसमें टेम्पलिंग वेव एंटीना आ सकता है। टेम्पलिंग वेव मीन्स स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव्स होती है, बात समझ में आई। वो एक रेजोनेंट होता है और एक रेजोनेंट एंटीना 2 तरह के होते हैं, नॉन रेजोनेंट, रेजोनेंट। याग्यूडा कौन सा है, नॉन रेजोनेंट। लॉक्यूडी कौन सा है, नॉन रेजोनेंट। डायपोल कौन सा है, उसमें आपकी वेव बनती है, ठीक है, रेजोनेंट एंटीना बोलते। इसमें वेव बनती है लैम्डा की टर्म में, कि आपका वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, ये होता है क्लियर। ये जो बात है ठीक है, छोड़ो ब्रॉड साइड का मतलब होता है कि आप ब्रॉड साइड की कंडीशन अप्लाई करोगे, मतलब रेडिएशन फील्ड कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा। इनफाई मतलब रेडिएशन फील्ड कहाँ होना चाहिए, एक्सेस में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0/2। इनफाई फील्ड के लिए आप अरे सिस्टम में क्या लगा दोगे, तो आप अगर मैं आपसे बात करूँ इनफाई केस के लिए, इनफाई केस के लिए डाई कितना होगा, ब्रॉड साइड केस के लिए डाई कितना होगा